नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव करियर क्लासेस, आज आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से कांग्रेस की द्वितीय चरण उग्रवादी युग के बारे में समझा रहा हूं। यह चरण 1905 से 1919 तक चलेगा। प्रथम चरण के बारे में अपन पढ़ चुके थे। शायद आप यदि जिसने नहीं देखा होगा तो फर्स्ट चरण में आप देख लीजिए। प्रथम चरण डला हुआ है, इसी में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। प्रथम चरण चला था 1885 से 1905 तक। इसे हमने कहा था उदारवादी युग। उदारवादी युग इसलिए कहा था क्योंकि इस चरण के दौरान कोई आंदोलन नहीं हुए। सारी जो रिश्ते थे किसके किसके बीच, एक तरफ अंग्रेज जो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, ठीक है, और दूसरी तरफ थे कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना 1885। तो दोनों के बीच रिश्ते जब सामान्य थे, और सामान्य थे, अंग्रेज बोलते रहते थे, कांग्रेस पार्टी वाले सुनते रहते थे, इसलिए कोई आंदोलन नहीं हुए। सभी लोग लाइव आ जाएं, ठीक है। और लाइव यदि आ गए हों तो गुड मॉर्निंग का मैसेज जरूर करें चैटिंग में जाके, ठीक है, चैट जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन लाइव क्लासेस ले रहा है। तो लाइव आकर के और गुड मॉर्निंग जरूर लिखें वहाँ पे। सभी लोग पढ़ें, मजबूरी थी क्योंकि छुट्टी थी बीच में, इसलिए कम से कम एक आध दो क्लास अपन लाइव क्लासेस करके देख लेते हैं, और जैसे ही क्लास कंटिन्यू होगी तो वो करते जाएंगे, बाकी लोग लिखते भी जाएंगे, ठीक है। और जिसे नहीं है तो इसमें पीडीएफ रहती है या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसमें, और कॉपी में जो जो मेन पॉइंट है सुनते जाएं, और कॉपी में लिखते भी जा सकते हैं जिनको लिखना हो, क्योंकि हम लिखवाएंगे नहीं यहाँ, क्योंकि लाइव क्लासेस से ज़्यादा टाइम लगेगा। लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही स्लाइड स्क्रीन आता है, जैसे मैंने आपको ये शुरू किया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जैसे स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप इसको हिंदी में लिखना तो हिंदी से लिख लेंगे, जिनको इंग्लिश से लिखना है इंग्लिश से लिख लेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग वसीम मनीष, गुड मॉर्निंग अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, चालू करें। मोबाइल केवल देखने के लिए नहीं है, उसका मिस यूज भी करें, उसका यूज भी करें। हमेशा दुनिया भर की चीज़ें देखते रहते हो, काम का कभी कुछ नहीं देखते हो। चले, बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं। हाँ, बाकी लोग भी जुड़ जाएं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सौरभ, गुड मॉर्निंग। चलिए, और बाकी लोग, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। देखें आगे देखें। तो मैं यहाँ चर्चा कर रहा था आज द्वितीय चरण के बारे में। प्रथम चरण के बारे में अपन पढ़ चुके थे क्लास में भी। आज हमें द्वितीय चरण की चर्चा करनी है, और द्वितीय चरण चलेगा 1905 से लेकर के और 1919 के बीच। इसी चरण को कहते हैं उग्रवादी युग। तो पहले ये समझ लेते हैं कि उग्रवादी युग क्यों कहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि प्रथम चरण के दौरान कांग्रेस पार्टी में कुछ गर्मपंथी नेता क्या हुए थे, शामिल, और उन गर्मपंथी नेताओं ने अंग्रेजों के सामने अपनी आवाज बुलंद की। यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं आप कि अंग्रेज और कांग्रेस पार्टी के बीच रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे। अभी तक अंग्रेज कहते थे और कांग्रेस पार्टी वाले सुनते रहते थे। अब कांग्रेस पार्टियों वालों ने कहना शुरू किया और ये कहा कि अब आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने अपनी आवाज कह सकते हैं बुलंद की। किनके सामने बुलंद की आवाज? अंग्रेजों के सामने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता, लाल बाल पाल जैसे नेता, ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर बने और एक युवा नेतृत्व की बागडोर संभाली, और उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी आवाज बुलंद करके और चीजों को रखा और मनवाने का प्रयास किया कि नहीं, ऐसा ही होता है, यही सही है, इट इज अ राइट। तो यहाँ यहाँ चिल्लाने की बात शुरू की। अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, जिंदगी में इनने किसी की सुनी तो है नहीं। कहते हैं अंग्रेजों ने जब इनने आवाज बुलंद की तो अंग्रेजों ने इस आवाज को दबाने का क्या किया, काम किया। और दबाने में ये माहिर थे, कौन? अंग्रेज। इतने साल से हमारे देश को गुलाम कैसे करते रहे, इसी के कारण से। तो अंग्रेजों ने इस आवाज को
बुरी तरह से दबाने का प्रयास किया, और ये दबाते थे और ये चिल्लाते थे, फलस्वरूप दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसीलिए जो आंदोलन होते गए वो कैसे होते गए, उग्र होते गए, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। 1905 के आसपास की बात है। इसे उग्रवादी क्यों कहते हैं? देखें, कांग्रेस पार्टी में गरमपंथी और युवा वर्ग के नेता शामिल हुए, जैसे लाल बाल पाल और अरविंद घोष जैसे नेता। इन्होंने अंग्रेजों के समक्ष अपनी कांग्रेस पार्टी की आवाज को क्या किया, बुलंद किया। बाल गंगाधर तिलक का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। लाइन की समझाने के लिए काफी है। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें जो आजादी चाहिए तो हाथ जोड़ के हम आपके पैर पड़ते हैं हमें आजादी, उन्हें ये नहीं। इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये राइट है हमारा, और राइट को हम छीन लेंगे, मांगेंगे नहीं, निवेदन नहीं करेंगे कि हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, इसे हम आपसे क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसी को और आगे देखें, इस युवा वर्ग को जागृत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में गणपति महोत्सव आज भी मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। कहां से हुआ था? महाराष्ट्र से 1893 में गणपति। याद रखना, क्वेश्चन कई बार आया, किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक। काय के लिए किया गया था? युवा वर्ग को जागृत करने के लिए। और 1894 में शिवाजी महोत्सव की क्या की गई, शुरुआत, ताकि युवा वर्ग सामने आए, कांग्रेस पार्टी के मेंबर बने और हम एक सब लोग एकजुट हों और अंग्रेजों के सामने अपनी आवाज को तेजी के साथ रखें, बुलंद आवाज में रखें। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हुए, परिणाम स्वरूप आंदोलन हुए। इसी कारण से इस चरण को क्या कहते हैं, उग्रवादी युग के नाम से जाना गया। जो लिख रहे हों वो लिखते जाएंगे, वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, ठीक है, और उसको लिख लेंगे, बाद में आगे देख लेंगे उसको, क्योंकि वीडियो रहेगा। तो आराम से लिखते भी जाएं। स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी लोग होमवर्क करके लाएंगे कि हम इसको बाद में देखेंगे क्लास में जो चीजें हैं। चलिए इसी को और आगे देखा जाए। फिर जब आंदोलन उग्र हुए तो सबसे पहली घटना घटी बंगाल में, क्योंकि उस समय जो राजनीति का केंद्र माना जाता था, राजनीति का गढ़ माना जाता था, वो राजनीति का गढ़ था बंगाल। उस समय देश के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। आपको याद हो, एक लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि भारत में रहते हुए मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं कांग्रेस पार्टी को क्या कर दूं, समाप्त कर दूं। इन्हीं अंग्रेजों ने ये कांग्रेस पार्टी बनाई थी, और आज यही कांग्रेस पार्टी जब इनकी मुसीबत बनने लगी तो यही अंग्रेज इस पार्टी को क्या करना चाहते थे, समाप्त। और उसमें सबसे आगे आए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905, इंपॉर्टेंट घटना है, कब घोषणा करी थी इसकी? 19 जुलाई 1905 को। और इसे लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। देश की राजनीतिक एकता का गढ़ माने जाने वाले इन्होंने बंगाल का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। इसी के दो प्रांत बने, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल असम शामिल किया गया, यह एक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र माना जाता था। पश्चिम बंगाल, इसमें उड़ीसा और बिहार को शामिल किया गया, जो कि हिंदू बहुल आबादी वाला क्षेत्र माना जाता था, ठीक है। तो ये बंगाल पार्टीशन 1905 इंपॉर्टेंट है। अनाउंसमेंट हुआ था 19 जुलाई 1905 को और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल को दो भागों में बांट देना ही बंगाल विभाजन। मुख्य रूप से लॉर्ड कर्जन ये चाहते थे, ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति का यही तो उदाहरण है। वो चाहते थे कि ये लोग एकजुट हो रहे हैं, इनको फिर से फूट कैसे पैदा करें। तो इनने मुख्य रूप से मुसलमानों के प्रति और हिंदुओं के प्रति क्या डालने का प्रयास किया, फूट डालने का प्रयास किया।
और अन्य बंगाल के दो प्रांत बना दिए। एक बना पूर्वी बंगाल, जो पूरब तरफ पड़ता है वो पूर्वी बंगाल, और जो पश्चिम तरफ पड़ता है उसे पश्चिम बंगाल। और पूर्वी बंगाल जो था इसमें असम को शामिल किया गया। आप इस चित्र में देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चित्र, ये पहले पूरा बंगाल था, फिर इसके दो पार्ट बनाए गए। ठीक है, एक बनाया गया पूर्वी बंगाल और एक बनाया गया पश्चिम बंगाल। अब यदि इसमें देखें पश्चिम पूर्वी बंगाल में, तो पूर्वी बंगाल में यहाँ पे कौन शामिल हुआ, असम जैसे प्रांत, और पश्चिम तरफ देखें तो बिहार और उड़ीसा जैसे प्रांत क्या किए गए, शामिल। तो यही तो इसमें लिखा है कि पूर्वी बंगाल में असम को शामिल किया गया, यही एक यहाँ ज्यादा आबादी किसकी थी, मुसलमानों की, और पश्चिम बंगाल में उड़ीसा और बिहार को शामिल किया जो कि हिंदू। कुल मिला के वो इन दोनों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या डालना चाहते थे, फूट, और ऐसा करने में लॉर्ड कर्जन कामयाब रहे। कहते हैं कि ये जो चिनगारी हिंदू मुसलमानों की है वो यही अंग्रेजों ने डाली थी। इस कहते हैं हिंदू मुसलमान के बीच यहीं से वो मतभेद पैदा हुए और उसके बाद हम कभी एक नहीं हो सके। एक कहावत है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी फिर बहुत सारे संगठन आए, गांधी जी आए, हिंदू मुसलमानों को एक मंच पे लाने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि एक बार जो विश्वास मन से उखड़ जाता है, आज तक हम हिंदू मुसलमान के बीच वही चला आ रहा है। और वो वास्तव में जो गांठ पैदा करी थी, वो गांठ पैदा करी थी अंग्रेजों ने। परिणाम क्या हुआ इसका, आगे देखें। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के माध्यम से एक सांप्रदायिक फूट पैदा करना चाहता था, और ये फूट डालो शासन करो की नीति का क्या है, उदाहरण है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया। बंगाल विभाजन का पूरे देश में क्या किया गया, विरोध किया गया, तथा 16 अक्टूबर का दिन शोक दिवस के रूप में, दुख के रूप में, शोक यानी दुख, ध्यान रखना ये डेट पूछी जाती है, 16 अक्टूबर का दिन शोक दिवस के रूप में क्या किया गया, मनाया गया। तो दोनों डेट है, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और आगे देखा जाए इसी में तो ये बंगाल विभाजन के बाद कहते हैं मुसलमानों ने हमसे दूरियां बनाना शुरू की। अंग्रेजों ने केवल फूट डालने का प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम भाई बहन इस बात को समझ नहीं पाए, और मुसलमानों ने अंग्रेज जहां से जो कहना चाहते थे उन्हीं रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। अगले ही साल 1906 में मुसलमानों ने कहा कि हमें अब हिंदुओं के साथ नहीं रहना, हम कांग्रेस पार्टी से दूर जाना चाहते हैं। 1906 में ढाका में दो व्यक्ति सामने आए, एक आगा खां और एक सलीमुल्लाह खां के द्वारा एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया, और इस नई राजनीतिक पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। यानी एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी से दूर जाके एक नई राजनीतिक पार्टी बन गई मुस्लिम लीग, जिसमें मुख्य सदस्य मेंबर कौन होते थे, मुसलमान। यही तो अंग्रेज चाहते थे, जो कांग्रेस की एकता है उसे तोड़ दिया जाए। पहले सभी मेंबर कांग्रेस के होते थे, अब कांग्रेस के जो कुछ मेंबर थे, जो मुस्लिम सदस्य थे, वो कांग्रेस से क्या हो गए, अलग हो गए। आखिरकार कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे क्या हो गई, कमजोर हो गई। अभी और देखिए आगे क्या करते हैं ये लोग। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन थे, नवाब बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। ठीक है, ध्यान रखना इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नवाब बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। अच्छा लाइव में जाके बताइए कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस पार्टी कब बनी थी, 1885 में। उसके फाउंडर कौन थे, ये वही, बिल्कुल सही। और पहले अध्यक्ष कौन थे, लाइव में जाके आपको लिखना है पहले अध्यक्ष कौन थे। सभी लोग, कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग बनी किसने, तो संस्थापक माने जाएंगे आगा खां और सलीमुल्लाह खां, और प्रथम अध्यक्ष माने जाएंगे नवाब बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, मुख्य रूप से अंग्रेजों के प्रति मुस्लिम संप्रदाय में विश्वास पैदा करना तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना।
ये मुख्य इनका क्या था, ये मुख्य इनका उद्देश्य था। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के प्रति मुस्लिम संप्रदायों में विश्वास पैदा करना तथा मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। अगले ही साल 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? सूरत में। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में संपन्न हुआ। अधिवेशन में नरमपंथी नेता चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, किंतु नरमपंथी नेताओं ने रास बिहारी बोस को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, यानी दोनों भिड़ गए। 1907 में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कहां संपन्न हुआ? सूरत में। यहीं पर नरमपंथी नेता और गरमपंथी नेता आपस में भिड़ गए। गरमपंथी नेता चाहते थे कि हमारे नेता बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन नरमपंथी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। इसीलिए गरमपंथी नेता खफा हो गए, बहुत दुखी हुए कि क्या कांग्रेस पार्टी में हम जयकारी के नारे लगाने के लिए शामिल हुए हैं, हमें भी इसका अध्यक्ष बनना, हमें अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता भाई, हम भी तो कांग्रेस के मेंबर हैं, केवल नरमपंथियों को ही क्यों बनाया जाता है। जब बात और आगे बढ़ गई, कहते हैं जब इनकी नहीं सुनी गई तो कांग्रेस पार्टी परिणाम स्वरूप नरमपंथी एवं गरमपंथी नेताओं के बीच विवाद हो गया और गरमपंथी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से दूर जाने का निर्णय लिया गया। सूरत में हुए कांग्रेस पार्टी के इस विभाजन को ही सूरत विभाजन के नाम से जाना गया। कांग्रेस पार्टी के इस विभाजन को ही सूरत विभाजन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पे सूरत में कांग्रेस पार्टी और दो भागों में 1906 में मुसलमान लोग अलग हुए कांग्रेस पार्टी से, 1906 में गरमपंथी भी अलग हो गए। अंग्रेज यही तो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए और यही हुआ। नरमपंथियों से तो कांग्रेस पार्टी को पहले भी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत तो किसने खड़ी करी थी? गरमपंथियों ने। और गरमपंथी नेता कांग्रेस से अलग हो गए, उन्हें अब कांग्रेस पार्टी से भी दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे अंग्रेजों ने धीरे धीरे सब में फूट पैदा करके और इनका क्या कर दिया? विभाजन कर दिया, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना गया। आगे देखते इसके बाद क्या हुआ। कहते हैं यहाँ पे अलग होने के बाद मुसलमानों ने मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को अंग्रेजों ने अपना हिती बनाने के लिए, अंग्रेजों ने अपने पास बुलाने के लिए, अंग्रेजों को ये लगने लगा मुसलमानों के कि हमारी रक्षा अब कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, हमारी रक्षा कौन करेगी? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने भी मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने के लिए इनके अनुरूप कार्यप्रणाली बनाना शुरू किया। और 1909 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1909। क्या हुआ था इसमें देखें। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और उस समय वायसराय थे कौन? लॉर्ड मिंटो। दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई हो, बातचीत करके एक अधिनियम जारी किया गया और इसी अधिनियम का दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या इसी को कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। भारत पर शासन करने के कुछ नए नियम बनाए गए 1909 में, इसलिए इसे भारत शासन अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो ने मिलकर ये नियम बनाया, इसलिए इसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो इसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया। इसके तहत मुस्लिम लीग की मांग पर उन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। कहते हैं मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1908 में संपन्न हुआ और मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी से दूर चले जाएंगे, लेकिन हमें अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली चाहिए। अंग्रेज तो कहते ही थे कि ठीक है, आप मांगो तो आप जो बोलोगे वही देंगे, लेकिन आपको हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेज इसके लिए क्या हो गए? तैयार हो गए और 1909 में उसे पूरा भी कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग पर इन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। जो थोड़ा बहुत मुस्लिम लीग के लोग हमारे साथ उठते बैठते भी थे, वो हमसे अब दूर चले गए, इनकी अलग से निर्वाचन क्या हो गई? प्रणाली। 1911 में
राजा साहब आते हैं और एक भव्य दरबार का क्या होता है, आयोजन। इसी को क्या कहते हैं, दिल्ली दरबार। तो नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली दरबार 1911। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, उन्हीं की वाइफ थी कौन, महारानी मैरी, ये भारत भ्रमण पर भारत आए और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा सम्राट के सम्मान में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। अब भाई राजा साहब आ रहे, कहीं ऐसे टेंट वेंट तो लगा नहीं देंगे, भव्य दरबार लगा, राजा साहब आ रहे, कहाँ के, ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के राजा साहब आ रहे, सो दरबार सजा। तो भव्य दरबार का आयोजन किया गया और ये दरबार कहाँ लगा, दिल्ली में, इसलिए उसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। स्वागत की तैयारियां लगाई गई, दरबार सजाया गया। हमारे देश में चूंकि राजा साहब आ रहे थे उस समय, दिल्ली दरबार के दौरान राजधानी कोलकाता से परिवर्तित कर दिल्ली, अब राजा साहब आए, जनता ने मांग की कि राजा साहब परेशान हैं। राजा ने कहा बोलो क्या दिक्कत है। उनने दो मांगे रखी। पहली हमारी मांग थी कि राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से परिवर्तित कर क्या कर दी जाए, दिल्ली। तो दिल्ली दरबार के दौरान राजधानी कोलकाता से परिवर्तित कर दिल्ली करने का निर्णय लिया गया और बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द। तो दो काम हुए, एक तो राजधानी कोलकाता से परिवर्तित कर दिल्ली करने का निर्णय लिया गया और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1912 में एक भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ति थे लॉर्ड हार्डिंग, उन्हें ये सब चीजें रास नहीं आ रही थी, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग जो उस 1912 में भारत के जो जिनने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग, और भारतीय क्रांतिकारी थे, और ये गलत लाइन लिखी है यहां, भारतीय क्रांतिकारी थे रास बिहारी। कौन थे, रास बिहारी। इन्हें ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। रास बिहारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर, जो कि उस समय के क्या थे, वायसराय, 1912 में भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंक दिया, बम फेंक दिया, किंतु लॉर्ड हार्डिंग बाल बाल बच गए, ठीक है। दिल्ली दरबार में एक और इंपॉर्टेंट है कि 1911 में ही कोलकाता में क्या हुआ था, अधिवेशन, और कोलकाता अधिवेशन के दौरान भारत का राष्ट्रीय गान, कौन सा, राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन, पहली बार गाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, बताइए, लाइव चैट में जाके करिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, हाँ, 1896 में, वो भी कोलकाता अधिवेशन के दौरान। वो राष्ट्रीय गीत था और ये राष्ट्रीय गान। तो 1911 में कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के दौरान भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन पहली बार गाया गया, इसको भी याद रखना। फिर एक पार्टी दिल्ली दरबार, ये देखिए आप, राजा साहब बैठे हुए हैं, भव्य दरबार सजा हुआ है, हम जैसे भारत की जनता प्रजा बनी हुई है, इनके गुलाम बने हुए थे, हम लोग पीछे खड़े रहते थे, राजा साहब अंग्रेज स्टेज पे खड़े होते थे, भव्य सिंहासन लगाया जाता था। ये सब हमारे देश, चूंकि हम गुलाम थे, किनके, अंग्रेजों के, वो शासन करते थे, हम लोग शासित होते थे। तो इस तरीके से दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, आज भी आपने देखा हो कि दिल्ली में जॉर्ज पंचम की क्या लगी हुई थी, मूर्ति, और जॉर्ज पंचम की मूर्ति को अभी मोदी ने हटवाया है, ठीक है ना। कहा कौन जॉर्ज पंचम, हटाओ इस मूर्ति को, और वहां पे इसकी मूर्ति भीमराव अंबेडकर की क्या लगाई गई है, मूर्ति लगाई गई, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी मूर्ति को क्या कर दिया गया, वहां से, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है, कि इनकी मूर्ति हटा के जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटा के। तो आज भी ये मूर्ति लगी हुई थी, ठीक है। तो ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाई गई है। नेक्स्ट देखें, एक नई पार्टी बनी 1913 में, जिसका नाम था गदर पार्टी। कौन सी पार्टी थी, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है, गदर पार्टी की स्थापना 1913। इस पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, ध्यान रखना है,
एक गदर पार्टी बनी थी 1913 में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा बनी थी। यह एक क्रांतिकारी पार्टी थी और इस पार्टी का उद्देश्य था खून का बदला खून। इस पार्टी का उद्देश्य था खून का बदला खून। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, ये गरम दल की पार्टी कहलाती है। जैसे अपन नहीं कहते ईंट का बदला ईंट, इसी प्रकार इन्होंने कहा था खून का बदला खून। तो क्रांतिकारी पार्टी मानी जाती है। इसी के और आगे देखें तो 1916 में एक घटना घटी। कहते हैं 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न भारत आ चुके थे। 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न आ चुके थे। कहां? भारत। कहां से आए थे ये? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, वहां पे बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने गए थे। ठीक है, अगले एक लेक्चर में हम महात्मा गांधी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कहते हैं जब महात्मा गांधी भारत आए, यहाँ पे भी हम महात्मा गांधी ने ऐसे कई आंदोलन पहले चला चुके थे। कहाँ पे? अफ्रीका में। यहाँ पे आए और महात्मा गांधी ने देखा कि यहाँ गर्मपंथी अलग थैला लेके घूम रहे हैं, नरमपंथी अलग थैला लेके घूम रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग अलग थैला लेके घूम रहे हैं और सबका उद्देश्य एक ही था कि हमें चाहिए स्वाधीनता। महात्मा गांधी ने कहा ऐसे अलग अलग घूमते रहोगे तो क्या तुम्हें आजादी मिल जाएगी? अंग्रेज तो चाहते हैं फूट डालो शासन करो, तुम लोग भी एकदम मूर्खों की तरह फूट पर करके आपस में विवाद करके और एक दूसरे से दूर दूर रह रहे हो। इस तरीके से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। तो महात्मा गांधी ने इन सब को एकजुट करने का प्रयास किया और उसी के लिए एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था लखनऊ समझौता। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां संपन्न हुआ? लखनऊ में संपन्न हुआ। और अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन बनाए गए अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। कई लोगों के महत्वपूर्ण योगदान देने पर महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद के प्रयासों से नरमपंथी, गरमपंथी और मुस्लिम लीग को पुनः एक मंच पर लाने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। सभी दलों के बीच एक समझौता हुआ, सभी लोग एक राह पे चले, एक समझौता हुआ और इसी समझौता को कहते हैं लखनऊ समझौता। ठीक है, तो सभी दल फिर एक आए, इन्होंने अपनी आवाज फिर बुलंद करी। अब देखते जाओ, ये लोग एक साथ हो गए, अब फिर ये अपनी आवाज क्या कर रहे हैं? बुलंद करने वाले हैं। ठीक है, अगले 1916 में एक आंदोलन शुरू हो गया। कौन सा? होम रूल लीग। हमें फिर से क्या चाहिए? आजादी, स्वाधीनता के लिए आंदोलन हुआ। ये फिर एक हुए और अंग्रेजों ने इस बुलंद आवाज को दबाने के लिए फिर बुरी तरह से हथकंडा अपनाया और एक कांड हुआ जिसका नाम था राइट। क्या नाम था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखते हैं आगे। होम रूल लीग की स्थापना 1916। अगली हेडिंग है होम रूल लीग की स्थापना 1916। होम रूल लीग की स्थापना वैसे तो कही जाती, इसकी शुरुआत जो सर्वप्रथम हुई थी वो आयरलैंड में हुई थी। कहां से हुई थी? आयरलैंड में। आयरलैंड देश याद है ना? आयरलैंड, आयरिश जिसे बोल देते हैं। वहीं की एक महिला थी, कौन? रेडमंड हिलेरी। तो होम रूल लीग की शुरुआत सर्वप्रथम आयरलैंड में रेडमंड हिलेरी के द्वारा की गई। भारत में इसकी जो आधारशिला रखी वो रखी थी एक आयरिश महिला ने, आयरलैंड से ही आई थी ये। कौन? एनी बेसेंट। तो ध्यान रखना है यहाँ तीन चीज। महाराष्ट्र में होम रूल लीग की शुरुआत किसने करी? तो बाल गंगाधर तिलक। तो 3 पॉइंट। होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले आयरलैंड में हुई थी रेडमंड हिलेरी के द्वारा। वहां पे उन्होंने आंदोलन किए थे और स्वाधीनता की मांग के लिए मांग बुलंद की थी। भारत में शुरुआत करी आयरिश महिला एनी बेसेंट ने। महाराष्ट्र में होम रूल लीग की शुरुआत करी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? वैधानिक तरीकों से स्वाधीनता की प्राप्ति करना। तो होम रूल लीग का उद्देश्य था वैधानिक तरीकों से स्वाधीनता की प्राप्ति। हमने कहा था फिर से ये मांग करी। 2 प्रकार की मांगे होती हैं।
एक वो मांग होती है अनशन करके मांगो, आंदोलन करके चक्का जाम कर लो, एक ये मांग है। एक मांग होती है एक वैधानिक तरीके से पहले कागज में एप्लीकेशन लिखो, उसे विधायक को दो, उसे मंत्री को दो, विधानसभा में उस पर चर्चा हो और चर्चा के दौरान प्रस्ताव क्या किया जाए, पारित, और आप अपनी मांग पारित करवा लो। तो जो मांग ये वाली होती है चक्का जाम करना, दंगे करना, लड़ाई करना, इनने ये रास्ता नहीं चुना। इनने कहा यदि हमें कोई भी चीज चाहिए है तो उसका एक वैधानिक तरीका है, एक वे है, उस वे के तहत हम काम करेंगे। एक हुए प्रस्ताव तैयार करेंगे, बात करेंगे स्वाधीनता की। देखिए यहाँ लिखा उद्देश्य क्या था, वैधानिक तरीकों से स्वाधीनता की प्राप्ति, लड़के नहीं, धीरे धीरे जो प्रस्ताव बनाएंगे। यही वो समय था, यहाँ पे बड़बार शुरू हो गया। अंग्रेज विश्व युद्धों में, ब्रिटेन विश्व युद्ध में शामिल था, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। महात्मा गांधी ने बात की, उन्होंने कहा गांधी जी अभी विश्व युद्ध चल रहा है, आप अभी हमारा साथ दो, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। और ऐसा ही हुआ, गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। आगे हम बताएंगे जब गांधी जी के बारे में लिखेंगे। साथ दिया, गांधी जी को उपाधि इन्होंने दे दी, कौन सी, माला पहना दिया केसरी हिंद का। तो इन्हें केसरी हिंद, गांधी जी भी अहिंसा वाले थे, इन्होंने कहा यार ये विपत्ति में है, अभी हमें किसका साथ देना चाहिए, गांधी जी का। तो गांधी जी ने यहाँ सहयोग करने का वादा कर दिया, लेकिन नहीं जानते थे कि अंग्रेज कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इन्होंने गांधी को भरोसा दिया कि गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद हम भारत को क्या दे देंगे, आज़ादी। गांधी जी मान गए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, 1914 से शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हो गया। महात्मा गांधी ने कहा आपने कहा था कि हम आपको आज़ादी देंगे, आज़ादी तो छोड़ो, इनने हमें बुरी तरीके से प्रताड़ित किया और एक नया कहना चाहिए एक्ट ले आए जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। तो चर्चा करते हैं। इसके पहले एक नोट करके पॉइंट लिख लो, लखनऊ समझौता और होम रूल लीग में मिली सफलता के बाद 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस पार्टी का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस पार्टी का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। और यह कांग्रेस पार्टी की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं। अब ये बताइए केवल पहली महिला या पहली भारतीय, पहली महिला, क्योंकि ये कहाँ की थी, आयरलैंड की। कहाँ की थी, आयरलैंड। तो पहली महिला एनी बेसेंट बनी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस पार्टी की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। तो कांग्रेस पार्टी की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू। क्या नाम है इनका, सरोजिनी नायडू। इन्हें 1925 के कानपुर अधिवेशन में क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। एक क्वेश्चन और आता है कि कांग्रेस पार्टी के महात्मा गांधी कितनी बार अध्यक्ष बने, तो केवल एक बार बने थे। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन्हें 1924 के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। महात्मा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ओनली वंस टाइम, 1954, बेलगांव कर्नाटक। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत की आवाज को दबाने के लिए एक काला कानून पारित किया जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को या गांधी को दिए गए वादे को तो पूरा नहीं किया, बल्कि एक रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। इस एक्ट के तहत क्या कहा गया, क्या कहते हैं ये लोग, सुनिए। ठीक है, इस एक्ट में कहा गया किसी भी भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ति को क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न पाए जाने का शक मात्र होने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ति को क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न पाए जाने का क्या हो, शक मात्र हो जाए कि आप क्रांतिकारी गतिविधि, शक, अब शक की तो कोई परिभाषा नहीं है। हमें शक है आपने चोरी करी, हमें शक है आपने हत्या, तो इसका क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं। शक की कोई परिभाषा ही नहीं है। ये तो ये कहो कि जिसे चाहे, जिस क्रांतिकारी को चाहे उन्हें जेल में उठा के डाल देना है और धीरे से कह देना हमें तो शक है कि तुम आवाज बुलंद कर रहे थे।
तो कहते हैं इन्हें आवाज दबाने के लिए इन्होंने रोलेक्ट एक्ट पारित किया, जिसके तहत किसी भी भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ति को क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न पाए जाने का शक मात्र होने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी से जुड़ी हुई एक घटना और थी, ठीक है। कहते हैं पूरे भारत में इस एक्ट का क्या हुआ, विरोध हुआ, और इसी को कहते हैं क्या, काला कानून। भारतीयों ने कहा ये तो काला कानून है, ठीक है, इसमें तो कोई परिभाषा ही नहीं है, तो भारतीयों ने नहीं माना और इसे काला कानून कहा। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी ने कहा ये तो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का क्या है, कानून है। कानून में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो अपील होती है, एक दलीलें होती है, एक वकील होता है। उन्होंने कहा आपकी रोलेक्ट एक्ट में ना तो वकील की जरूरत है, ना दलील की जरूरत है, ना अपील की जरूरत है, तुम तो जिसे चाहो, जब चाहो, जहां से चाहो उठाओ और जेल के अंदर डाल दो, गिरफ्तार कर लो, यही तो रोलेक्ट एक्ट। तो इस तरीके से बिना दलील का क्या कहा, कानून कहा। यह है रोलेक्ट एक्ट के बारे में। बिना कारण के लोगों को क्या किया जाने लगा, गिरफ्तार कर लेते थे, बस यही कहते थे कि आप क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या है, संलग्न है। फिर एक कांड हुआ, इसी रोलेक्ट एक्ट, ना रोलेक्ट एक्ट आता ना जलियांवाला बाग हत्याकांड होता। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे रोलेक्ट एक्ट था। कहते हैं 9 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के तहत पंजाब के दो बड़े नेता, एक का नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू, को रोलेक्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। रोलेक्ट एक्ट के तहत पंजाब के दो बड़े नेता को कब गिरफ्तार किया गया, 9 अप्रैल 1919 को। क्या नाम था, डॉक्टर सतपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय, कहां पे, ये प्रदर्शन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाले बाग में। बिना किसी कारण के हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाले बाग में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। तभी वहां पे एक अंग्रेज आ गया। कहते हैं इस तरीके से एक बाग था, जैसे अपने यहाँ मान लो एक बाग, ये कालीचरण चौराहे पे मान लो, ठीक है, कौन सा बाग है वो, उसी बाग में देखो गेट एक है, एक रास्ता है निकलने के लिए। अब मान लो उस बाग से एकमात्र गेट है, वहीं गेट पे आके कोई गोली चलाने लगे, लोग कहां भागेंगे। कहते हैं इस तरीके से एकमात्र रास्ता था और यहीं पे एक कुआं भी था। हजारों लोग रोलेक्ट एक्ट या सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठे हुए थे। तभी यहाँ पे निकलने का एकमात्र रास्ता था। वहीं एक अंग्रेज आ गया, जनरल डायर, जिसने बिना किसी कारण के अंधाधुंध गोलियां चलाई और इससे हजारों लोग मारे गए और कई हजारों लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। मतलब एक तो आप काला कानून ले आए। पहली बात तो आपने गांधी से ये कहा था आजादी दे देंगे, वो नहीं दी। जब आजादी हमने मांगना शुरू किया तो आपने रोलेक्ट एक्ट ले आए। मतलब ये तो वैसी कहानी हुई कि गुड़ दिखा के क्या मार दिया, पत्थर मार दिया। आजादी तो छोड़ो, तुम रोलेक्ट एक्ट ले आए, बिना किसी कारण के लोगों को गिरफ्तार करने लगे। जब हमने गिरफ्तारी का क्या किया, विरोध किया, और गिरफ्तारी का विरोध किया तो तुमने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, बिना कारण के हजारों लोगों को मार दिया। हालांकि इसकी जांच हुई, कांग्रेस पार्टी ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन भी किया। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी को लगा ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है। तब अंग्रेजों ने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो अंग्रेजों का क्या दिया, साथ दिया। अब हम कभी भूल कर भी अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। और यहीं से फिर महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और यहीं से तीसरे चरण की क्या होगी, शुरुआत होगी, और जिसे हम क्या कहेंगे, गांधीवादी युग। तो इसकी क्लास बाद में अगले लेक्चर में होगी। इसके पहले ये
कांग्रेस के अधिवेशन देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1896 का अधिवेशन याद हो गया, कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कौन थे अध्यक्ष? रहीमतुल्लाह सयानी। और इसी अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया? वंदे मातरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? नेक्स्ट अधिवेशन कब हुआ? 1905 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1896 पहला नहीं, सॉरी, पहला तो हुआ था 1885 में। 1896 1905 में वाराणसी में हुआ था। कौन थे अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया। बंगाल विभाजन के विरोध में हमने चलाया था बंग भंग आंदोलन। 1906 में अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का कहां हुआ था? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? दादा भाई नौरोजी। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। 1907 में अधिवेशन कहां हुआ? सूरत में। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? रास बिहारी बोस। और इसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ, नरमपंथी अलग और गरमपंथी अलग। ठीक है, इतना द्वितीय चरण लिखने के बाद लास्ट में आप कॉपी में एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से। 1911 में जो अधिवेशन हुआ कहां हुआ? कोलकाता में। कौन थे? विशन नारायण धर। और इसी अधिवेशन में भारत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रगान गाया गया। कौन सा? जन गण मन पहली बार गाया गया। नेक्स्ट, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरमपंथी, गरमपंथी सबके बीच क्या हुआ? एक समझौता हुआ। ठीक है, 1917 में फिर कोलकाता में हुआ। सबसे ज्यादा अधिवेशन हुआ है कहां पे? कोलकाता में। लगभग 10 अधिवेशन हुए हैं कोलकाता में। तो सबसे ज्यादा अधिवेशन 17 में एनी बेसेंट, और ये कांग्रेस पार्टी की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष है। 1920 में नागपुर में हुआ। वीर राघवराचारी। ठीक है, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन असहयोग प्रस्ताव क्या हुआ? पारित हुआ। 1924 में कहा हुआ? बेलगांव। कौन अध्यक्ष बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कब? 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1925 में अधिवेशन कहा हुआ? कानपुर। और इसमें अध्यक्ष बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रथम भारतीय महिला क्या है? अध्यक्ष। ठीक है, तो ये कुछ कांग्रेस पार्टी के मुख्य अधिवेशन हैं। और देखा तो ये तृतीय चरण में हम इसको बताएंगे। ठीक है, इसके आगे चर्चा करेंगे तृतीय चरण में। आप लोगों ने ध्यान से ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें, क्योंकि बीच बीच में और भी कई सारी चीजें हम ऑनलाइन के माध्यम से शुरू करेंगे। चर्चा के दौरान, परिचर्चा के दौरान, करंट अफेयर्स, ऐसी नई नई शुरुआत यूट्यूब के माध्यम से करेंगे, तो ताकि आपको बीच बीच में मैसेज मिलते रहें, इसकी जानकारी मिलती रहे। इसके लिए आप यूट्यूब में बने रहें, पढ़ते रहें, नए नए चीज़ों का अध्ययन करें। ठीक है, आने वाले एग्जामों को अच्छे से दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू।